क्या था वो रात जो आयशा मारवा ने अनीका को बताया? क्या आयशा बताएगी अनीका को कि उसने राहुल के मम्मी पापा को क्यों मारा था? क्या क्या यहाँ पर वो औरत जो उस अंधेरे कमरे में रहती थी, क्या सच में उसका इंतजार अब खत्म होने वाला था? जानने के लिए देखिए हमारी इस कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि आयशा मारवा यहाँ पर अनीका को अब अपने बचपन के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग सरवाइव कर रहे थे। अब एक दिन जब उनके घर के बाहर चमचमाती गाड़ी आती है तो दोनों ही आयशा और नताशा उस गाड़ी को देखकर हैरान होती है, लेकिन तभी आयशा उस गाड़ी को पहचानते हुए कहती है, ये गाड़ी तो मेरे मामा जी की है। ऐसा करो तुम उनसे मिलो आज। अब यहाँ पर ये कहते हुए भी यहाँ पर नताशा कहती है, ठीक है, लेकिन हाँ तुम मुझे बता कर तो जाओ आयशा कि तुम्हारा इनके साथ कैसा रिश्ता है। मेरा मतलब है तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या पूछ रही हूँ। आयशा कुछ पल के लिए अब चुप हो जाती है, फिर नताशा का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है और धीरे धीरे अब उसे उस आदमी के बारे में सारी की सारी बातें बताने लगती है। वो कौन है, घर में क्यों आया है, माँ उससे क्यों नाराज रहती है और उसके सामने दोनों को किस तरह से सावधानी रखनी है। इधर नताशा बड़े ही ध्यान से आयशा की हर बात को सुनती रहती है। बीच बीच में वह हैरानी से आयशा के चेहरे को देखती, लेकिन एक बार भी उसे बीच में नहीं रोकती। आयशा के चुप होते ही नताशा ने आत्मविश्वास से कहा, ओके अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगी बहना। आयशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम्हें इस बात का यकीन दिला दिया ना कि तुम ही आयशा हो तो फिर तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सच में बेस्ट हो। नताशा ने तुरंत अब अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर वह थोड़ी देर सोचकर पूछती है, लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ पर? और एक बात, अगर तुम्हारे मामा जी आए हैं तो तुम उन्हें अपना पापा क्यों बुलाती हो? क्योंकि ये तो तुम्हारे मामा जी हुए ना। अब नताशा की ये बात सुनकर आयशा अब हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वो क्या है ना, मेरे मामा जी ही मेरे पापा से बढ़कर मेरे लिए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब बाकी की बातें बाद में मैं तुम्हें समझा दूंगी कि मैं उन्हें अपना पापा क्यों कहती हूँ। अभी तुम बस इतना याद रखना कि उनके सामने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मैं करती हूँ और जैसे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। ये सुनकर नताशा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए ही कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और इधर यहाँ पर आयशा मुस्कुरा कर कहती है, ओके बाय, जाओ जल्दी से जाओ। और ये कहते हुए आयशा तुरंत अब उस जादुई दीवार के पीछे चली जाती है और अब वहाँ पर छिप जाती है। नताशा कुछ पल तक उस दीवार की तरफ देखती रहती है और फिर उसके चेहरे पर बिल्कुल आयशा जैसा ही आत्मविश्वास लाने की कोशिश करती है। उसी समय उसके कानों में बाहर से एक आवाज पड़ती है, आयशा बेटा। इधर आवाज सुनते ही नताशा एक पल के लिए चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में काम कर रही अनंता के मुंह से भी तुरंत निकलता है, भैया। तो इधर अनंता ने अपने पास काम कर रहे अब उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भाई आया है और पता है मेरे भाई को टमाटर की चटनी बहुत ही पसंद है, इसलिए चटनी को बहुत ही अच्छा बनाना ताकि मेरे भाई को एक बार टेस्ट करने से ही ज्यादा पसंद आ जाए। तुम समझ गए हो ना मैंने क्या कहा? उस आदमी ने अब तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। इधर अनंता ने हल्की सी मुस्कान दी और किचन से बाहर आने लगी। वो लेकिन जैसे वो बरामदे में पहुंचे तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके कदम वहीं पर ही रुक गए। कुछ पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वो कहती है, भैया, क्योंकि उसके मुंह से बस अचानक से ही वही निकल पाया। इधर सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही अनंता की आंखें नम हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास जाती है और उसे कसकर अपने गले लगा लेती है। वह कुछ पल तक अपने भाई को पकड़े रहती है, जैसे इतने सालों का सारा दर्द उसे गले मिलने से बाहर निकाल देना चाहती हो। यशपाल ने भी अब अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और भावुक होकर पूछा, तू ठीक तो है ना अम्मू? इधर अनंता ने उसकी आवाज सुनते ही अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, इतना कुछ हो गया भैया, उसके बाद भी आप मेरे साथ खड़े हैं। ये सुनकर यशपाल ने तुरंत कहा, मैं सही था अम्मू, बस तुम्हें ही मेरी बातों पर भरोसा नहीं था।
देख लिया ना, उस किंग ने तुम्हें छोड़ दिया है और खुद उस अवंतिका के साथ। अब वो ये बोलते बोलते वहीं पर ही रुक जाता है और उसके चेहरे पर गुस्सा अब साफ साफ दिखाई देने लगता है और कहता है, मुझे तो सच कहूँ अम्मू, अब उसके बारे में उसका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। छी, कैसा इंसान है वो। इधर अनंता ने उसकी इन बातों को सुनकर अपनी शांत आवाज में कहा, भैया अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। इसलिए देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी किंग और रानी साहिबा के ऊपर इस तरह का शक करना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो बहुत पहले ही हो चुका है। हमें अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमें इस तरह से नहीं कोसना चाहिए। ये सुनकर यशपाल कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अचानक से सामने खड़ी छोटी सी आयशा के ऊपर पड़ती है। आयशा कुछ दूरी पर खड़ी होकर अपने मामा को ही बड़ी ही मासूमियत से देख रही थी। इधर यशपाल की आंखों में अचानक सारी नाराजगी गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो अब अपने दोनों हाथों को फैलाकर प्यार से पुकारता है, आजा मेरी छोटी सी गुड़िया, मामा के पास आजा। क्या आपको पता है कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? हम आज आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। ये सुनते ही तो आयशा, जो असल में नताशा थी, तुरंत यशपाल की तरफ बढ़ जाती है और अब उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। वो चारों तरफ देखते हुए पूछती है, प्रत्युष वो नहीं आया? यशपाल ने उसकी बात सुनते ही एक पल के लिए उसे देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा और अब वो कुछ पल हंसने के बाद कहता है, अरे आयशा, पिछली बार इतना बड़ा झगड़ा करने के बाद भी प्रत्युष नहीं आया। अब नताशा ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे सच में प्रत्युष के बारे में जानना हो। इधर यशपाल हंसते हुए आगे कहता है, इस बार तो आपका भाई नहीं आया है, पिछली बार उसने आपको बहुत ही रुलाया था ना, और ऊपर से आपकी गुड़िया भी तोड़ दी थी। बस फिर क्या था आयशा, हमने उसे इतनी डांट लगाई कि साहब अब मुंह फुला कर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि अब वो मेरे साथ नहीं चलेंगे। ये सुनकर तो नताशा के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इधर यशपाल अब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ही कहता है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ो बेटा, अब मैं आपको आपके गिफ्ट्स देता हूँ। देखना इस बार पापा आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। और ये कहते हुए ही यशपाल आयशा को अपनी गोद से नीचे उतारता है और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ चला जाता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पीछे मुड़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ तुम सभी। और इतना कहते ही बाहर खड़े लोगों में हलचल होने लगती है और एक एक करके कई लोग अब घर के अंदर आने लगते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी थाली और खूबसूरत पैकेट थे। किसी में कपड़े थे, किसी में खिलौने थे, किसी में मिठाइयाँ थी और कई पैकेट इतने बड़े थे कि उन्हें उठाने के लिए तो 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। कुछ ही पलों में घर का पूरा कमरा तरह तरह के गिफ्ट से भरने लगा था। ये सब देखकर तो नताशा की आंखें अब खुशी से बड़ी हो जाती है। वो कभी एक पैकेट को देखती तो कभी दूसरे को। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसी उसने एक साथ पूरी खिलौने की दुकान देख ली हो। इधर अनंता ये सब देखकर हैरान रह जाती है और ये सब देखकर अब वो यशपाल की तरफ देखते हुए ही कहती है, भैया इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यशपाल तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम चुप रहो, ये मेरे और आयशा के बीच की बात है, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि ये तो मैं अपनी बेटी आयशा के लिए लेकर आया हूँ। और फिर वो नताशा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्यों आयशा, सही कहा ना मैंने? ये कहते हुए ही यशपाल अब अपने हाथ को हवा में ऊपर की तरफ उठाता है और जैसे ही उसने अपने हाथ को नताशा की तरफ बढ़ाया तो नताशा ने भी ये सब देखते हुए मुस्कुराते हुए वो अपने हाथ को उठाकर अभी वो अपने मामा जी के साथ एक हाई फाइव दे देती है। दोनों को इस तरह से प्यार से एक दूसरे को हाई फाइव करता हुआ देखकर अनंता के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अब अनंता ने कहा, आयशा अभी वह पापा को कमरे में ले जाकर पहले चेंज करवा दो, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ, क्योंकि देखो उन्हें भी भूख लगी होगी और अब तक तो तुम्हें भी भूख लग गई होगी।
अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब आयशा भी जल्दी से अब अपने पापा के हाथ को पकड़ती है और वो उन्हें खींचते हुए अब कमरे में ले जाकर लेकर चली जाती है और कहती है, जल्दी जल्दी चलिए पापा, मुझे आपको ढेर सारी बातें बतानी है। इधर यशपाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो मेरी बेटी के साथ खूब सारी बातें होंगी। दोनों अब एक कमरे की तरफ चले गए। इधर कुछ देर बाद यशपाल फ्रेश होकर बाहर आया। घर में खाना तैयार हो चुका था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान यशपाल बार बार नताशा को देखता और उसकी छोटी छोटी बातें करता रहता। उसके चेहरे पर अपनी भांजी के लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था। वो बात अलग थी कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इधर खाना खत्म करने के बाद उसने अनंता की तरफ देखा और कहा, अम्मू अब तुम सो जाओ, काफ़ी वक्त से तुम मेरे लिए लगी हुई हो। सुबह से लेकर अभी तक तुमने ना जाने कितना ही काम किया हुआ है। अब यहाँ पर ये सुनकर अब अनंता मुस्कुराते हुए ही कहती है, नहीं भैया ऐसे कैसे, आप आए हो तो इतना तो बनता ही है। वैसे भी आप कौन सा रोज रोज मेरे घर आते हो। ये सुनकर यशपाल ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि मेरी अम्मू बहुत ही खुददार है। तू कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करेगी ना अम्मू, और अपनी बेटी के लिए खुद सब कुछ करने की कोशिश करेगी। मैं अच्छी तरह से तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ, और हाँ मैं तुम्हारी काबिलियत पर जरा भी शक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हो और कर भी लोगी। और अब वो ये कहते हुए कुछ पल रुकता और फिर गंभीर होते हुए कहता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा अम्मू। और ये सुनकर अनंता उसकी तरफ देखने लगती है। अब यशपाल आगे कहता है, तुम आयशा का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में क्यों नहीं करवा रही हो। उसके लिए वो स्कूल बहुत ही अच्छा रहेगा। आयशा एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। उसे अगर अच्छा माहौल और सही मौके मिले तो वो बहुत ही आगे जा सकती है अम्मू। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही सोचती रही तो फिर आयशा की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर अनंता चुपचाप उसे सुनती रहती है। वो भी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इधर अनंता को चुप देखकर यशपाल फिर से कहता है, सोचो अम्मू इसके बारे में। और वैसे भी तुम बोल तो नहीं गई हो ना कि पापा लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाने में यकीन करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर किसी लड़की को सही मौका मिल जाए तो वो किसी से भी पीछे नहीं रहती। यशपाल की ये बात सुनते ही अनंता के चेहरे पर अपने पापा की याद से अब एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और अब वो धीरे से कहती है, हाँ भैया मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि आप मुझे क्या बता रहे हैं। और वैसे भी पापा की सोच तो मुझे आज भी याद है। मैं कैसे उनके बारे में भूल सकती हूँ। इधर अब यशपाल ने पूछा, तो फिर। तो अब यहाँ पर अनंता कुछ पल सोचती और फिर शांत आवाज में कहती है, मैंने आयशा के लिए कुछ सोच रखा है, इसलिए आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। मैं मानती हूँ आप उससे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए आपकी चिंता भी जायज़ है, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि उसे वो सब मिले जो उसे मिलना चाहिए। अब यशपाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस मैं भी तो यही चाहता हूँ ना अम्मू, कि मेरी भांजी को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे किस चीज़ की कमी है मेरे पास। और अगर उसके बाद भी मेरी भांजी अगर अपनी पढ़ाई तक भी अच्छी नहीं कर पाई तो क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। ये सुनकर अब अनंता मुस्कुरा कर बोलती है, और वैसे भी आपने अभी जिस स्कूल का नाम लिया है वो ये कहते हुए कुछ पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, उस स्कूल को लेकर मेरे मन में भी कुछ बातें हैं। शायद आपको सुनकर ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आयशा के लिए मैंने पहले से ही एक ऐसा रास्ता सोच रखा है जिससे उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि मेरे लिए आयशा की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। अब यशपाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा कि आखिर उसकी बहन उस स्कूल के बारे में कौन सी राय बनाकर बैठी है और कौन सी सुरक्षा की बात कर रही है। अब यहाँ पर अब वो अपनी हैरानी से कहता है, सुरक्षा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो अम्मू। क्या आयशा को किसी चीज़ से खतरा है। इधर अनंता ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, पहले आप आराम कर लीजिए भैया, बाकी बातें हम सुबह उठकर करेंगे।
यशपाल ने अब उसकी आंखों में छिपी चिंता को महसूस किया, लेकिन उस वक्त उसने उससे अब कोई सवाल नहीं किया। उसे क्या पता था कि अनंता के मन में आयशा की पढ़ाई से कहीं बड़ा रहस्य पल रहा था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह अपनी बेटी से भी पूरी तरह से छिपा कर रख रही थी। ये सुनकर अब यशपाल कहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अब पहले मुझे उस स्कूल के ही बारे में बताओ, नहीं तो मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आएगी। ये सुनकर अब यहाँ पर अनंता कहती है, ठीक है भैया, सुनो, आपने अभी जिस स्कूल का नाम लिया है ना, वो कोई मामूली स्कूल नहीं है। अरे उसके बारे में कौन नहीं जानता, वहाँ दिल्ली के बहुत बड़े और अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं नहीं चाहती कि वहां जाने के बाद मेरी बेटी को जरा सी भी अजीब महसूस हो या उसे लगे कि वो बाकी बच्चों से अलग है, क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से उसे हर वो चीज़ दे रही हूँ जो उसके लिए अभी नेसेसरी है, लेकिन शायद मैं अपनी बच्ची को अभी वो सब नहीं दे पाऊंगी जो वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ने वाले अमीर घरों के बच्चे लेते हैं। इसलिए अगर मेरी बेटी उनके बीच में चली गई तो शायद वो इस डिफरेंस को महसूस करेगी। अनंता अपने भाई की तरफ देखते हुए आगे कहती है, अभी आपने ही तो कहा है ना कि आयशा एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, तो देखो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना रास्ता खुद बना लेगी, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी अपने लिए एक दिन सब कुछ कर लेगी। यशपाल सब कुछ को यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अनंता ने मुस्कुराकर उसकी बात वहीं पर ही रोक दी और अब कहती है, इसलिए देखो रात काफ़ी हो गई है, मेरे ख्याल से अब आपको भी सो जाना चाहिए। इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बाकी बातें अब हम सुबह करेंगे। ये सुनकर यशपाल ने अब अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने उस वक्त और सवाल करना ठीक भी नहीं समझा। और अब वो कहता है, ठीक है अम्मू, जैसा तू ठीक समझे, मैं तो बस यही चाहता था कि आयशा एक अच्छे स्कूल में जाए। और ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, पूरा घर धीरे धीरे खामोशी में डूब गया। बाहर की सड़क पर भी अभी इक्का दुक्का यहाँ पर कोई ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इधर कमरे में अनंता, आयशा और नताशा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन तभी घर का एक शख्स अभी भी जाग रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे से अब अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो चारों तरफ देखता है और दबे पाँव बरामदे में पहुंच जाता है, और वहाँ पहले से एक आदमी अंधेरे में खड़ा मानो उसी का ही इंतजार कर रहा था। ये शख्स अब अपनी जेब में अपना हाथ डालता है और नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर अब उस आदमी के चेहरे पर दे मारता है। इधर ये नोट अब हवा में बिखर कर नीचे गिरने लगते हैं, और ये आदमी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये तुम अपने ही घर में ऐसे क्यों हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपना काम ठीक से करो। अब सामने खड़ा आदमी घबरा कर नीचे पड़े नोटों को देखता और फिर उन्हें उठाते हुए कहता है, इस बार पैसे देने में देर क्यों की? अब उस शख्स की आंखों में गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एक कदम आगे बढ़कर धीमी लेकिन अब बेहद सख्त आवाज में कहता है, अपनी औकात मत भूलो समझे, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें इस दुनिया से विदा करने में, इसलिए तुम अपनी हद में रहो। अब सामने वाला आदमी अब डर कर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि जिस आदमी के वो सामने खड़ा है वो सच में इस काम को कर सकता है। इसलिए वो शख्स कुछ पल तक उसे घूरता रहता है और फिर कहता है, और वैसे भी तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि तुम्हारा बेटा किसके रहमो करम पर पल रहा है। सामने वाला आदमी अब कुछ भी नहीं बोलता। वो शख्स अब अपनी आवाज़ और भी धीमी करते हुए कहता है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। मेरी बहन को इतना टॉर्चर करो कि वो अपनी जान देने के बारे में सोचने पर भी मजबूर हो जाए, क्योंकि अब उसे इतना मजबूर करना है। मुझे किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहिए कि वो मेरे रास्ते में खड़ी रहे, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने। अब सामने खड़ा आदमी अब डरते हुए उसकी तरफ देखता है, और वो शख्स अब आखिरी बार चेतावनी देते हुए ही कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार सिर्फ पैसे बंद नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे बेटे को भी मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इधर बरामदे में कुछ पल के लिए अब सन्नाटा छा जाता है।
तो इधर अब यहाँ पर दूसरे कमरे में सो रही इन मासूम बच्चियों को इस साजिश की कोई भी भनक तक नहीं थी। लेकिन उस रात अंधेरे में लिया गया ये फैसला आने वाले दिनों में अनंता और आयशा की जिंदगी को एक बार फिर से और ज्यादा खतरे में डालने वाला था। यशपाल अग्रवाल बड़ी ही चालाकी से वहां उस कमरे से निकलकर अब यहाँ पर इस शख्स से बात करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उसकी कही हुई सारी की सारी बातें आयशा ने सुन ली थी। वह उस रात चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन आयशा के मन में उसकी एक एक बात हमेशा के लिए अब दर्ज हो गई थी, क्योंकि उस समय वो खुद भी बच्ची थी और एक बच्ची के लिए ये सब देखना किसी सदमे से कम नहीं होता। और अब वर्तमान में इधर आयशा जो कि अनिका को ये सब बता रही थी, ये सुनते ही तो अनिका की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो कहती है क्या सच में। वो कुछ पल तक अब आयशा को देखती रहती और फिर कहती है इसका मतलब ये हुआ माँ कि वो मामा जी वो आपकी माँ यानी वो उन्हें बहुत ही टॉर्चर करने के लिए उन्हें पैसे देते थे। आयशा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा हाँ अनिका। तो इधर उसकी आवाज में आज भी उस पुराने सच का दर्द साफ महसूस हो रहा था। उस रात के बाद मैं कभी भी उनके सामने नहीं जाती थी, फिर उसके बाद मैं उनसे डरने लगी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि जिसे मैं अपना मामा समझकर इतना प्यार करती थी वो अंदर से कितना ही एक अलग इंसान था। जो आदमी दूसरे के सामने कोई चेहरा लेकर आता था, लेकिन अंदर से वो उतना ही खतरनाक भी था। आयशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब वो धीमी आवाज में कहती है और तुम्हें पता है अनिका, वो इतने पर भी नहीं रुके। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने नताशा के ब्लड सैंपल भी लिए थे। मुझे हर वो चीज़ याद है। ये सुनते ही तो अनिका के चेहरे पर अब एक और बड़ा सवाल उभर जाता है और ये सुनकर अब वो अपने मन ही मन में सोचती है तो क्या यही वजह है कि आयशा माँ आज तक अपने दुश्मनों से सुरक्षित है। क्या उनके दुश्मनों को यही लगता रहा कि आयशा माँ असल में नानी माँ की बेटी है ही नहीं। अनिका के दिमाग में ये बात सुनते ही एक के बाद अब सारी की सारी टूटी हुई कड़ियाँ वापस में जुड़ने लगती है। और अब वो सोचती है और अगर उन्होंने नताशा का ब्लड सैंपल लिया था तो मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने DNA टेस्ट भी जरूर करवाया होगा, वरना उनका वो ब्लड सैंपल लेने का मतलब ही क्या था। ये सब सोचकर वो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है और उस रिपोर्ट में क्या आया होगा ये तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मेरा असली सवाल तो अभी भी ये है कि आखिर नानी माँ ने नताशा मासी को आयशा माँ का चेहरा क्यों दिया। अनिका की सोच अब और भी गहरी हो जाती है और कहती है क्या उन्हें पहले से शक था कि उनका अपना भाई उनके खिलाफ है। नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने भाई के बारे में ये सब पता होगा। उन्हें तो अपने भाई के बारे में इस तरह का शक पहले से नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर वो उन्हें ये सब पता होता तो शायद वो उनसे पहले से ही सावधान रहती। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो वो बड़े मामा जी उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं तो वो नताशा मासी को कभी इस खेल का हिस्सा ही नहीं बनाती। अनिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर वो आयशा की तरफ देखती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नानी माँ ने नताशा मासी को अपना चेहरा दिया। अनिका की उसकी बात में अब सिर्फ यहाँ पर जिज्ञासा ही नहीं थी, बल्कि एक गहरी रहस्य को समझने की भी बेचैनी थी। और अब वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि नानी माँ को उस वक्त किसी और खतरे का अंदाजा हो गया था, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अनिका भी यहाँ पर ये सभी सोच रही थी कि तभी अनिका के चेहरे पर फिर से गंभीरता आ जाती है। अब वो उसके दिमाग में एक और अचानक से बात आज याद आती हो। अब वो तुरंत आयशा की तरफ मुड़कर कहती है माँ आपने अभी कुछ समय पहले बताया था ना कि आपने राहुल के पेरेंट्स को मारा है।
तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने उन्हें क्यों मारा था? ये सुनकर आयशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। तो इधर अब अनीका आगे बढ़ते हुए कहती है, और एक बात, अब तो मुझे ये भी जानना है कि आप मिस्टर मारवा को लेकर इतनी पॉजेसिव क्यों हैं? आपको उन्हें हमेशा से लेकर डर क्यों लगता है? मैंने आपको लेकर, मतलब उन्हें लेकर आपके मन में एक अजीब सा डर मैंने हमेशा से ही आपकी आंखों में देखा है। जैसे आपको हमेशा से डर रहता है ना कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि अब तो वो कितने बड़े हो चुके हैं। अब ये कहकर वो कुछ पल रुकती और फिर गंभीर होकर पूछती है, क्या आप मुझे उसकी वजह नहीं बताएंगी माँ? अब ये सुनकर आयशा धीरे धीरे अब अनीका की तरफ मुड़ती है। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले अनीका की आंखों में देखती रहती है। उसके चेहरे पर कई भाव अब एक साथ आकर गुजरते हैं, दर्द, डर, पुरानी यादें और शायद किसी ऐसे राज का बोझ जिसे उसने बरसों से अपने दिल में दबा कर रखा है। बरसों से उस दर्द, उस राज के साथ वो जीती आई हैं। लेकिन फिर वो धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम सच में सच जानना चाहती हो अनीका? इधर अनीका भी बिना पल गवाए हाँ में अपने सिर को हिला देती है और कहती है, हाँ आयशा माँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। लेकिन उन दोनों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कमरे में हो रही उनकी एक एक बात कोई और भी सुन रहा था, क्योंकि इधर कुछ दूरी पर बैठे हुए बूढ़े किंग की निगाहें अभी शांत थी, लेकिन उनके कान पूरी तरह से अनीका और आयशा की बातचीत पर ही लगे हुए थे। अब यहाँ पर बूढ़ा किंग भी जानना चाहता था कि आखिर आयशा इतने सालों से अपने दिल में कौन सा राज छिपा कर बैठी हुई थी। तो इधर दूसरी तरफ शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर बना हुआ एक पुराना सा कॉटेज था। चारों तरफ यहाँ पर घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी और कभी कभी खिड़की से आती हवा के झोंके से कमरे में रखा पर्दा भी अब हल्के हल्के लहराने लगता। उस कमरे में एक औरत अकेली बैठी थी। उसके सामने एक सफेद कपड़ा रखा हुआ था। वो काफी देर तक उस कपड़े को एकटक देखती रहती है। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह उस कपड़े में किसी इंसान का चेहरा तलाश रही हो। कुछ पल बाद उसके होठ अब धीरे से हिलते हैं और वो अब दर्द भरी आवाज में कहती है, इंतजार की हद तो देखो कोई। और ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, मेरे प्यार की जिद तो देखो कोई। अब उसने सफेद कपड़े को अपनी उंगलियों से छुआ और कहती है, मेरी दुनिया को बसाने वाला मेरी दुनिया को उजाड़ गया। और ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर से कहती है, आज भी दिल में ताजा है वो दर्द जो तेरे बिछड़ने का है। और फिर दफन है वो ख्वाहिश दिल में, कब होगा मिलन, कब खत्म होगी मेरी तपस्या। और इतना कहते ही तो अब उसकी आंखों से आंसू सैलाब बनकर बहने लगे थे। उसके आंसू उसके गाल से होता हुआ नीचे गिरते हैं। वो सफ़ेद कपड़े को अब अपने सीने से लगा लेती हो और अब अपनी आंखें बंद करके बस इतना कहती है, मैंने इतने साल इंतज़ार किया है, अब और कितना इंतज़ार करूं। और ये कहते हुए कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। ये औरत यहाँ पर इस कमरे में बैठी हुई बस उस कपड़े को अपने सीने से लगाए हुए थी और पुराने दिनों को याद करते हुए इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास की चीज़ों का एहसास ही नहीं रहा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर फिर से एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। उसने धीरे धीरे अब अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब अपनी आंखें बंद किए हुए उसी खामोशी में खड़ी थी कि तभी उसके कानों में एक गंभीर लेकिन बेहद शांत आवाज आती है, मुझे पता है तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है। ये आवाज़ सुनते ही तो उस औरत की पलकों में हलचल होती है, लेकिन वह तुरंत अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी वो शख्स उसके सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। कुछ पल के बाद वो औरत अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने बढ़ा हुआ हाथ देखकर अब वो बिना कुछ पूछे अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। इधर वो शख्स अब उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है और ये औरत अब चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो धीमी आवाज में पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर किस दुनिया में लेकर आए हो? उस शख्स ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी दुनिया है। और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहता है, अब बहुत जल्द तुम्हारी भी होगी ये दुनिया।
उसकी बात सुनते ही तो उस औरत की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है और वो कहती है, क्या क्या सच में? तो उस शख्स ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस जवाब को सुनकर उस औरत के चेहरे पर कई सालों बाद एक हल्की सी खुशी दिखाई देती है। अब वो धीमे से कहती है, शायद मैं इस दुनिया में पहली ऐसी औरत हूँ जिसे अपनी मौत का इंतजार किया है। वो कुछ पल के लिए सामने देखती रहती है और फिर कहती है, लेकिन मैंने उसे देखा है। उस शख्स की आंखों में अचानक गंभीरता आ जाती है तो वो औरत आगे कहती है, वो बिल्कुल आपकी ही तरह है। उसकी आंखों में भी वही जिद है, वही गुस्सा है और वही हिम्मत है। अब इस शख्स ने अपनी गहरी सांस लेते हुए कहा, मौत मंडरा रही है उसके ऊपर। ये सुनकर उस औरत का चेहरा तुरंत बदल जाता है। इधर ये शख्स अब आगे कहता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो किसी की भी नहीं सुनता। चाहे मौत उसके सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, वो उससे भी लड़ने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही वो औरत ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और बेचैनी से कहा, नहीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। अब वो दर्द आवाज में कहती है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर वो शख्स कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आती और कहता है, तुम अभी भी नहीं बदली। तब वो औरत उसकी तरफ देखती है तो ये शख्स आगे कहता है, अरे इतने सालों तक मौत का इंतजार करने के बाद भी जिस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में प्यार जिंदा रहा उसके लिए तुम्हारे अंदर आज भी वही हिम्मत है, प्यार। अब ये सुनकर उस औरत की आंखें फिर से नम हो जाती है। अब वो कहती है, प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ, बस मैंने उसे अपने अंदर दफन कर दिया था। ये शख्स अब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर अब उसे दफन रहने देने का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर अब यहाँ पर उस औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है आपका? उस शख्स ने अब जवाब दिया, जिस दुनिया से तुम इतने सालों तक दूर रही, अब उसी दुनिया में वापस जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर तो इस कमरे में भी अचानक से एक खामोशी छा जाती है। उस औरत की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देने लगती है, लेकिन अभी उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से मिलने के लिए उसने इतने वर्षों तक इंतजार किया है, अब आगे क्या सच में उसका ये इंतजार खत्म होगा या नहीं।